देखिए, हमारी डिमांड्स कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहते हुए संविधान के मुद्दों को लेके ही हमने उठाई हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर मौजूदा सरकार थोड़ा सा भी लोकतंत्र में यकीन रखती होगी और संविधान को मानती होगी तो हमारी मांगें उसे माननी ही होंगी, अन्यथा हम खुद उस जगह बैठ के एक दिन इन मांगों को पूरा करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। दर्शकों, पिछले 8 सप्ताह से लगातार अम्बेडकर चौक में एक धरना प्रदर्शन चल रहा है, जिसकी अगुवाई एडवोकेट अशोक बसोत्रा जी कर रहे हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या उनकी मांगें हैं और कहाँ तक लगता है कि ये मांगें सफल हो पाएंगी। सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया गुरमीत जी। सर, पिछले 8 हफ्ते से आप लगातार एक आंदोलन पे बैठे हुए हैं, आपकी क्या मांगे हैं और आपको क्या लगता है कि क्या ये सफल होंगे आप अपनी मांगे मनवाने में? देखिए, हमारी डिमांड्स कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहते हुए संविधान के मुद्दों को लेके ही हमने उठाई हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर मौजूदा सरकार थोड़ा सा भी लोकतंत्र में यकीन रखती होगी और संविधान को मानती होगी तो हमारी मांगें उसे माननी ही होंगी, अन्यथा हम खुद उस जगह बैठ के एक दिन इन मांगों को पूरा करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। जातीय आधारित जनगणना पे आप जोर दे रहे हैं, उससे क्या फ़ायदा होगा? देखिए, पूरे भारत में एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसे ओबीसी कहा जाता है, उसकी जनगणना नहीं होती है। हमारे एससी और एसटी भाइयों की होती है, बहनों की होती है, बच्चों की होती है। तो ओबीसी की जनगणना नहीं कराने के पीछे मनुवादी मानसिकता है, हमारा ये मानना है। जैसा कि हम जानते हैं, जब HD देवेगौड़ा जी प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने एक बार फिर से जाति आधारित जनगणना करवाने के लिए सेंसस करवाने वाली अथॉरिटीज़ को अपना एक रेजोल्यूशन पास करके कैबिनेट का भेज दिया था। और उसके बाद जब वाजपेयी की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने उसको फिर विथड्रॉ कर लिया। और आपको पता 1931 तक जब अंग्रेज़ों का राज था तो ये हमें मिलती रही जाति आधारित जनगणना। फिर 41 में इसलिए नहीं हुई क्योंकि विश्व युद्ध लग चुका था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के चांसेस थे उन दिनों। और उसके बाद 51 से पहले सी राजगोपालाचारी जो ब्राह्मण थे वो वाइसराय ऑफ इंडिया बन चुके थे। तो गद्दी पे बैठते ही पहले दिन उन्होंने जो 2 आदेश पास किए थे, पहला ये था कि बाबा साहब जिन 15 लोगों को बाहर पढ़ने के लिए भेजते थे वो रोक दिया, और दूसरा उन्होंने ओबीसी की जाति आधारित जनगणना को बंद कर दिया। बेसिकली इसके पीछे कारण ये है कि मनुवादी सोच के लोग ये नहीं चाहते थे कि ओबीसी वर्ग की गिनती हो, फिर इनकी हिस्सेदारी तय हो और इनको इनका हिस्सा मिले। और हम ये चाहते हैं कि ओबीसी वर्ग को उनका हिस्सा मिले। इसी लड़ाई को लेकर हम, जैसे कि आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ 370 जो हकूक यहाँ के मूल निवासियों को, बहुजन समाज को मिलने चाहिए, वो नहीं मिल रहे। जैसे कि 27% रिजर्वेशन ओबीसी के लिए और 15% एससी के लिए, SC ST के लिए वो नहीं मिल रहे, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आर्टिकल 370 हटाना या ना हटाना ये मुद्दा बीजेपी लेके निकली थी, मगर आश्वासन SC ST OBC को इस तरह से दिए जा रहे थे कि ये केंद्र शासित प्रदेश बनेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे कानून यहाँ पे लागू होंगे। ओबीसी की रिजर्वेशन, SC की, ST की रिजर्वेशन प्रमोशन, ये सब कुछ मिलेगा, पूरे पेज की ऐड दी जाती थी। लेकिन ऐसा उन्होंने सिर्फ उस वक्त भ्रमित करने के लिए किया था ताकि SC ST OBC के लोग कहीं विरोध में न उतरें। अल्टीमेटली जब उनका मकसद पूरा हो गया, हालांकि 370 हटने से जम्मू कश्मीर के लोगों को कुछ नहीं मिला। मैं खुले तौर पे कह रहा हूँ, कश्मीर का ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, जम्मू का ज़्यादा नुकसान हुआ। आज जम्मू के लोगों को बहुत ज़्यादा इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। मगर अगर इस बात को हम अलग भी रखें तो कम से कम उनकी रिजर्वेशन प्रमोशन जो हिस्सेदारी की बात थी वो कहीं पूरी होती नज़र नहीं आ रही। मैं साफ शब्दों में कहूँ तो भाजपा ने, केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के SC ST OBC के साथ, माइनॉरिटी के साथ धोखा किया। जहां आप SC ST OBC रिजर्वेशन के लिए धरने पे बैठे हैं, वहीं आप एक रिजर्वेशन EWS का विरोध कर रहे हैं, उसका क्या कारण है? देखिए, 2 EWS और राजनीतिक आरक्षण, पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी है। राजनीतिक आरक्षण का हम इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि बाबा साहब के टाइम भी उन्होंने ये महसूस किया था और अब इस बात को हम भी बड़ी शिद्दत से महसूस कर रहे हैं कि राजनीतिक आरक्षण से हमारे SC ST OBC के रियल रिप्रेजेंटेटिव जो पैदा होने चाहिए थे वो नहीं हो रहे हैं, क्योंकि जनरल कैटेगरी के लोग भी पैसा खर्चते हैं उन पे और जनरल कैटेगरी के लोग भी उनको वोट देते हैं, तो वो सबसे कमज़ोर कैंडिडेट को MP या MLA या कॉरपोरेशन में या लोकल बॉडीज़ में जिता के ले जाते हैं। तो बाबा साहब के शब्दों में और मान्यवर कांशीराम जी के शब्दों में अगर मैं कहूँ तो बड़वे, दल्ले और दलाल पैदा हुए, रियल रिप्रेजेंटेशन हमें नहीं मिली, इसलिए हम राजनीतिक आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। जहाँ तक EWS का सवाल है, 80% से ज़्यादा सीटें शासन, प्रशासन, न्यायपालिका, देश के साधन संसाधनों में 80% से ज़्यादा ऐसा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा कथित ऊंची जाति के लोग पहले ही ले रहे हैं और 10% और
गरीबी के नाम पे ये लूट के ले गए। यानी अब 100 में से 90 चीज़ें इनको मिलती हैं और 10 जो बचती हैं वो SC ST OBC को बंटती हैं। तो इसके विरोध में हमने भी मोर्चा खोला है। आपने राइट टू वर्क और राइट टू एजुकेशन भी अपनी डिमांड रखी है, इससे जनता को क्या फ़ायदा होगा? देखिए, जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं, जहाँ भी डेमोक्रेसी है, वहाँ पर सबकी लाइवलीहुड का अरेंजमेंट सरकार करती है। हमारी यहाँ भी ये मांग है कि डिग्निटी, ऑनर, रेस्पेक्ट और सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ जीने का सबका हक है। ये तभी संभव हो पाएगा जब सबके पास रहने को मकान, खाने को रोटी, पहनने को कपड़ा, अच्छी एजुकेशन, अच्छी हेल्थ सर्विसेज और सबको न्याय एक समान मिले। एक जैसे स्कूल हों, एक जैसे सबके लिए अस्पताल हों, सबके लिए कोर्टों में न्याय की सही व्यवस्था हो, रूल ऑफ लॉ हो, तब ये संभव है। ये लोकतंत्र का मूल है, इसलिए ये हमारी डिमांड है। ये थे एडवोकेट अशोक बसोत्रा जी, जो पिछले 8 सप्ताह से अपनी मांगों को लेकर अम्बेडकर चौक में धरने पे बैठे हुए हैं।